हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे, शायद अभी हम लोग इस चैप्टर में मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ। तो होप सो प्रीवियस लेक्चर आपको मिला होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा मेंटेनेंस क्या होता है और अलग अलग टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हम लोग देखे होंगे। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था आपका, फिर आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस था जिसको कि आप करेक्टिव मेंटेनेंस बोल रहे थे। उसके बाद फिर आपका आ गया एक लास्ट थर्ड टाइप का था शायद आपका कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस। तो दो मेंटेनेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, और फिर आपका एक और जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस था जिसको कि आप करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं, उसके बारे में भी आपने देखा। आज हम लोग थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार जो है आपका मेंटेनेंस का, कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट होता है पेंटोग्राफ में, उसके जो कंपोनेंट होते हैं कितने दिन में उसको क्या है कि मेंटेनेंस किया जाता है उसका, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा ऐसा कि जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जा रहा था तो एक पर्टिकुलर समय के टाइम में किया जा रहा था, मतलब एक समय अंतराल में, डेली, मंथली, कुछ इस तरह से किया जा रहा था। किसमें? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। और जब आप ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में देखें, जिसको कि आप करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, तो जब आप ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि जब कभी फेल्योर हो जाता था आपका जो कंपोनेंट है या फिर जो पेंटोग्राफ है उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है सेटिस्फैक्ट्री, उसमें डैमेज हो गया है, तब जाके आप जो मेंटेनेंस करते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे थे? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो जो कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस होता है, कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस में साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस दोनों किया जाता है। कैसे? इस चीज़ को समझिएगा कि आप समझिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, एक टाइम पीरियड। जैसे कि आप बाइक ही खरीदते हो या फोर व्हीलर खरीदते हो, कहीं शोरूम से खरीदते हो, तो कंपनी क्या करती है कि आपको ऐसा बोलती है कि मैं आपको 5 सर्विसिंग या 6 सर्विसिंग फ्री प्रोवाइड करूँगा, कुछ इस तरह से, है ना। वो जो चार्जेज होते हैं उसके लिए वो इंक्लूड होता है जब आप बाइक खरीदते हो या फिर फोर व्हीलर खरीदते हैं उसी में। ठीक यहाँ पे भी जब आप पेंटोग्राफ खरीदते हैं या जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ऑफ़र रहता है। और भी आप समझ सकते हैं इसको, जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हैं या किसी दुकान से भी खरीदते हैं तो वो आपका कहता है कि कुछ दिनों के लिए हम वारंटी देंगे सर, कि किसी तरह का कोई डैमेज आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, वो 1 ईयर का हो या 5 ईयर का हो, 6 ईयर का हो, इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक में क्या होगा कि मेंटेनेंस करेंगे, मतलब किसी तरह का कोई फॉल्ट अगर आपके कंपोनेंट में आता है या आपका जो सामान आपने परचेज किया है उसमें अगर कोई परेशानी हुई या डैमेजेज हुआ तो उसको वो क्या करता है, या तो रिप्लेस कर देता है या फिर वह आपको सही करके वापस आपको पहुंचा देता है। तो ये चीज़ होता है। ऐसा हुआ होगा कई बार आप हेडफोन या ईयरफोन खरीदे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो वो आप फिर से वापस उसको जाके वहाँ पे ऑर्डर करते हैं या कैंसिलेशन, या फिर आप सर्विस के लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से वापस आपको क्या होता है, एक नया ईयरफोन या हेडफोन रिटर्न करता है और पुराना वाला फिर आपको वापस लेके चला जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी होता है सर कि जब आप पेंटोग्राफ को खरीदते हो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तो वो भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या करता है कि मेंटेनेंस करने के लिए वो टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करता है या बनाता है। तो जब हो सकता है ऐसा कि पेंटोग्राफ आपने खरीदा तो वो ऐसा बोल रहा है कि 5 साल या 6 साल या जो भी उसका टर्म कंडीशन के अंतर्गत आता है, तो उसमें उसने कह दिया कि हम लोग फॉर एन एग्जांपल 5 ईयर के लिए ऐसा होगा कि उस पेंटोग्राफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको क्या करके देंगे, रेक्टिफाई करके देंगे। तो ये जो 5 ईयर का क्या हो गया, 5 ईयर का वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, कि उसके अंतर्गत उस 5 ईयर में, उस 5 साल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है पेंटोग्राफ नया खरीद के लाए आप, जब आया इंडस्ट्री खरीद के आया, लोकोमोटिव में आपने यूज़ किया, लगाया, अब वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है, ये जो काम देखेगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखेगी जो आपका पेंटोग्राफ को मैन्युफैक्चर किया या जिस कंपनी से आपने
पेंटोग्राफ को खरीदा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से कि हाँ इतने टाइम पीरियड के लिए 5 ईयर के लिए या जो भी टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के लिए हम उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। अब इसमें तो ये तो हमारा हो गया कि ब्रेकडाउन की बात कर लिए, किस में, कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की बात की है। अब जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अभी ऐसा होगा कि कुछ एक टाइम पीरियड के बाद हमारा उसको मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, तो वह मेंटेनेंस भी आपका वह इंडस्ट्री वाले ही करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी वही आपको इसे भी मेंटेनेंस करके देगा। जैसे कि हमने मैं देख लो, मैं बताता हूँ, जैसे आपको कार्बन स्ट्रिप हो गया जो कि आपका जो पेंटोग्राफ है उसके ऊपर में लगा होता है। आप जानते हो कार्बन हमारा सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा स्टैगरिंग के तहत यहाँ पे कार्बन लगाया जाता है ताकि ग्रूविंग होने से बचे। तो ये कार्बन स्ट्रिप हो गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं 92 डेज से ज़्यादा नहीं, मतलब 92 डेज 92 डेज के अंदर हम लोग इसको चेक करते रहते हैं। या फिर राइजिंग लोअरिंग हो गया, बेयरिंग हो गया, इस तरह से सबका क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको चेक करना ज़रूरी है। यह भी आपका जो मेंटेनेंस होगा या जो चेक होगा या चेक करेगा वह भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही आके करेगी। क्लियर? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंतर्गत। तो अब स्पष्ट रूप से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस होता है उस कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंतर्गत आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दोनों को करते हैं। मतलब जो आपका टाइम टू टाइम आपका मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी पेंटोग्राफ में, वह भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगी। और अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होता है, किसी तरह का कोई डैमेज होता है, तो वह भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के तहत ही आएगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए उसने कह लिया, जिसको कि हम लोग अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं ठीका बोलते हैं, कि उसने एक ठीका ले लिया 5 साल तक कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वह आके क्या करेगा, सही करेगा और टाइम टू टाइम उसको चेक करने के लिए भी आएगा। तो ये मेंटेनेंस जो आएगा वो किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस के अंतर्गत। स्पष्ट हो सकता है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। बहुत आसान लैंग्वेज में था सर। अब ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस, सो व्हेन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को साथ साथ कंसीडर किया जाता है, देन तब दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस, तब इस प्रकार के मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। तब इस प्रकार के मेंटेनेंस को कह सकते हैं, या पेंटोग्राफ के इस प्रकार के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। दिस मेंटेनेंस इज कंसिडर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे यही पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने क्या बोला था कि एक सम टाइम के लिए क्या करेगा, वह निर्धारित कर लेगा, या मतलब कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होगा। जैसे कि आप वारंटी लेते हो तो क्या होता है, 1 साल के लिए दिया जाता है। अब 1 साल में अगर किसी तरह का फेल्यूर होगा तो कोई चार्जेस नहीं होगा। या मोबाइल आप खरीदते हो तो मोबाइल के लिए भी सर्विसिंग रहता है कि आपका 1 ईयर तक में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वह प्रॉब्लम क्या है, वह कंपनी आपको सही करके, सर्विस सेंटर में जाके दीजिए, वो आपको सही करके वापस देगा। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही होता है तो उसका आपको क्या लगता है, चार्ज। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो डील साइन करता है कि हाँ इतने समय के लिए हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, जस्ट लाइक ए वारंटी, ठीक ना। और उस टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर फॉल्ट आएगा तो उसको वो रेक्टिफाई करके आपको वापस देगा। लेकिन जैसे ही समय आपका पार कर जाता है या टाइम पीरियड के बाहर निकल जाता है या क्रॉस कर जाता कह सकते हैं, तब आपको उसका चार्जेस देना पड़ता है, या फिर से आपको अगेन कह सकते हैं कि दोबारा आपको फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि नहीं, आप फिर से आप मेंटेनेंस का ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपको फिर से विद इन 5 ईयर्स तो उसका कुछ चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और फिर उसके अंतर्गत आपको मेंटेनेंस वो प्रोवाइड करेगा। तो ये तो आपका था क्या, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। अब देखते हैं कि कुछ शेड्यूल है पेंटोग्राफ का कि कितने कितने टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, कितने टाइम में हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उसमें देखेंगे। तो कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी, फैमिली टाइप ऑफ पेंटोग्राफ आपने पढ़ा है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया भी है और उसका आपको डायग्राम भी दिखाया है कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक, तो अब उसका देखेंगे कि एक टाइम पीरियड में कितने कितने समय के अंतराल में हम लोग को मेंटेनेंस करना अनिवार्य होता है। तो देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप
तीन बनाइएगा कॉलम, जिसमें पहला होगा सीरियल नंबर, दूसरा हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ कंपोनेंट और थर्ड वन हो जाएगा टाइम पीरियड। तो उसमें पहला आप ध्यान से देखिए कि पेंटोग्राफ इंस्पेक्शन है। क्या है? पेंटोग्राफ इंस्पेक्शन। तो आप जो पेंटोग्राफ होगा, जो भी आपका पेंटोग्राफ है, उसको आपको चेक करना है। मैंने बोला था ना कि आपको रोज देख लेना है कि हाँ सब सही है कि नहीं, जो कंडीशन में था क्या उस कंडीशन में है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रही है? डेली। तो जो आपका पेंटोग्राफ इंस्पेक्शन मतलब एक तरह से विजुअली कर सकते हैं कि हम लोग जाके देख लेते हैं कि हाँ मेरा सब कुछ क्या है, प्रॉपर है। तो वो हमारा क्या हो गया? डेली। नेक्स्ट आता है कार्बन स्ट्रिप। ठीक, कार्बन स्ट्रिप मैंने बताया कि आपका कहाँ पे रहेगा, जो आपका स्टैगर रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं ये जो पेंटोग्राफ है इसके ऊपर स्टैगर के तौर पे ही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बन स्ट्रिप रहेगा। तो इसको चेक करते हैं फिर, नॉट टू एक्सीड 92 डेज। अब 92 दिन का एक टाइम पीरियड लिया है सर, मतलब 3 महीने 2 दिन कह सकते हैं आप एक तरह से, है ना, या 3 महीने भी कह सकते हैं, एक दिन बच जाएगा अगर 31 डेज का रहेगा तो। ऐसे अगर आप 30 डेज का कंसिडर करते हैं, 3 महीने 2 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि नॉट टू एक्सीड 92 डेज। तो ये जो कार्बन स्ट्रिप होगा उसको जो आप चेक करेंगे 92 दिन के अंदर ही आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। हर बार आपको 92 डेज के अंदर चेक कर लेना होगा कि यह हमारा प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है। अगर 92 डेज की बात करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे? हम रेक्टिफाई कर देंगे, या फिर इसको हम नया लगा देंगे सर, दूसरा इसमें हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, राइजिंग एंड लोअरिंग। देखिए ये तो ऐसे आप विजुअली चेक कर ही लेते हो। तो राइजिंग एंड लोअरिंग, जो आपका पेंटोग्राफ होता है वो पेंटोग्राफ आपका राइज ऊपर हो रहा है या डाउन हो रहा है कि नहीं, इसको भी आप विलो मतलब 92 डेज के अंदर आपको चेक कर लेना होता है ना, कि हाँ वेदर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसको भी क्या करिएगा? रिप्लेस। नेक्स्ट आएगा आपका सर बियरिंग। बियरिंग किस लिए यूज़ करेंगे सर? तो पेंटोग्राफ को जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? एक बेयरिंग यूज होगा, उसी बेयरिंग को आपको चेक करना है। ये भी आपका वही है, नॉट टू एक्सीड 92 डेज, मतलब 3 महीने के अंदर आपको इसको चेक करना है, इस बेयरिंग को। नेक्स्ट हो जाता है चेन केबल। केबल जहाँ से कि आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। पेंटोग्राफ के ऊपर लगा रहेगा सर, वहाँ से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करोगे और फिर आप वापस इंजन में जो ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पे आप फीड करोगे। तो इसको भी आपका क्या होगा? नॉट टू एक्सीड 92 डेज करेंगे हम लोग। तो इसी तरह से कुछ और है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप पहले। देखिए नेक्स्ट में क्या देखेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि प्रेशर। देखिए प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, तो जब आपका पेंटोग्राफ जो होगा वह आपका ऊपर की ओर आएगा, राइज अप होगा, तो उसमें करने के लिए हमें कुछ प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके वह क्या होगा? ऊपर होगा। जैसे कि आपको ऑपरेशन में बताया होगा, एयर सिलेंडर का यूज करते हैं हम लोग प्रेशर देने के लिए, ताकि हमारा जो पेंटोग्राफ है वो ऊपर उठ सके और जाके ओवरहेड वायर में टच कर सके, है ना। तो उसको जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कह सकते हैं, या कॉन्टैक्ट प्रेशर हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, उसको भी हमें चेक करना है सर। बट इसको भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 92 दिन के बाद आप चेक करिए, 92 दिन के पहले ही आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर बहुत सारा लगा होगा, आपको डायग्राम में मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैं बता रहा था पेंटोग्राफ के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि इंसुलेटर जो लगा होता है उसको भी आप 92 दिन, नॉट टू एक्सीड 92 डेज। नेक्स्ट आपका आता है सर सर्किट ब्रेकर। जो आप देखिएगा, जब आप इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो करंट को कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद सीधा सर्किट ब्रेकर पे आता है ना। तो वहाँ से सर्किट ब्रेकर को हम भी क्या करते हैं? विद इन 92 डेज उसको चेक करेंगे। लाइटनिंग अरेस्टर ये भी यूज़ करते हैं सर, इसको भी आप विद इन 92 डेज चेक कर लेना कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट रूफ केबल। पेंटोग्राफ से टच करने के बाद जब आपका केबल आएगा तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो भी आपका 92 डेज के अंतर्गत आपको क्या करना है? चेक करना है। ऑपरेटिंग सिलेंडर, अभी तुरंत मैंने बात किया था, एक सिलेंडर का यूज़ करते हैं जिससे कि प्रेशर बनाने के लिए हम लोग, ताकि वह प्रेशर जो हमारा कॉन्टैक्ट जो ओवरहेड वायर होगा उसमें कॉन्टैक्ट करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, उसको आप चेक कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट स्प्रिंग। जब आपका जो पेंटोग्राफ होगा वह
ऊपर नीचे आएगा, मतलब एक बार राइज अप मतलब राइज होगा, फिर क्या होगा डाउन होगा, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो 92 डेज में चेक कर लेते हो। नेक्स्ट, अपर आर्म एंड लोअर आर्म लीवर। ध्यान से देखिए, डायग्राम आपको मैंने बताया था ऑलरेडी जब मैं बता रहा था आपको पेंटोग्राफ के बारे में, तो उस टाइम में मैंने आपको दिखाया था कि लोअर आर्म क्या होता है, अपर आर्म क्या होता है ना, उसके बारे में ही बता रहे थे। तो ये हमारा ये भी क्या होगा 92 डेज के अंदर इसका भी मेंटेनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रोटल वाल्व, ये भी विदिन 92 डेज। नेक्स्ट, इंसुलेशन टेस्ट। यहाँ पे देखिए एक नया आया है इंसुलेशन टेस्ट। क्या होता है कि आप पढ़े होंगे मेगर का यूज़ किया जाता है इंसुलेशन टेस्ट में। तो अभी मैंने या पिछले लेक्चर में मैंने बात किया होगा मेंटेनेंस के दौरान ही कि जैसे इंसुलेशन अगर दो कंडक्टर के बीच में कम हो जाता है तो इसका मतलब है इंसुलेशन इज नथिंग बट आप ऐसा कर सकते हो हाई रेसिस्टेंस। अब इंसुलेशन कम हुआ तो मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस कम हो गया तो उसके बीच में एक कंडक्टिंग पाथ बना देता है, हो सकता है ऐसा कंडक्टिंग पाथ बना ले और फिर क्या हो हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर के बाद आपने कंडक्टर निकाल के रखा है, कुछ ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं 3 फेज में, है ना, या फिर आपका जो ट्रांसफार्मर में 3 फेज ऐसा रहता है। कभी ऐसा सोचा है आपने कि ये जो कंडक्टर होता है इसके बीच में ऐसा गैप क्यों रहता है, ये जो कंडक्टर है गैप क्यों रहता है, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में गैप रहता है, क्यों रहता है? तो यह जो गैप होता है यही सर आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करता है सर, क्लियर, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। और जो बूसिंग होता है, ध्यान से देखिएगा, जब ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के ऊपर में बूसिंग बना होता है जो हाई, एक तो 2 टाइप का बूसिंग होगा, एक HT और एक LT, हाई टेंशन बूसिंग और LT लो टेंशन बूसिंग, या हाई वोल्टेज बूसिंग कह लीजिए या लो वोल्टेज बूसिंग कह लीजिए। तो सारे बूसिंग के बीच में जो होता है गैप क्यों होता है, वह एक इंसुलेशन ही प्रोवाइड करता है सर, ताकि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा हो और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा हो तो ऐसा ना हो कि ये करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो कर जाए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि गैप बना देते हैं सर, ताकि इसके बीच में हमारा प्रॉपर इंसुलेशन रहे, ज़्यादा हाई इंसुलेशन रहे, और फिर ताकि इसमें इस तरह से हमारा करंट फ्लो ना कर सके। करंट हमारा जब भी फ्लो करे तो ऐसे ही फ्लो करे ताकि हमारा डैमेज नहीं हो। तो यही रीज़न है यहाँ पे सर कि हमारा इंसुलेशन, जो भी इंसुलेटर लगा के रखते हैं या फिर जो भी कंपोनेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलेशन टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं मेगर के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है 1 ईयर नॉट टू एक्सीड 3 ईयर, 1 साल के अंदर आपको क्या है इंसुलेशन टेस्ट परफॉर्म कर लेना चाहिए। हालांकि ये आपको कह सकते हैं मंथली या ईयरली, मंथली या 6 मंथ में कर लेना चाहिए, ताकि आपको लगे या आप कंफर्म रहें कि हाँ हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो है वो प्रॉपर है, कोई डैमेज होने का चांसेस नहीं है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि 1 साल में भी नहीं किए और 3 साल के बाद भी नहीं किए, तो वो डैमेज डेफिनेटली पहुंचाएगा सर। तो विद इन 3 ईयर डेफिनेटली आपको करना ही करना है। नॉर्मली आपका 1 साल के अंदर में इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट जो होगा वो परफॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेंटोग्राफ चेंज आउट। जनरली क्या आता है कि 1 ईयर तक आप कह सकते हैं कि चेंज कर देना चाहिए। अगर नहीं 1 ईयर में किए हैं तो 3-5 साल में तो आपका पेंटोग्राफ एट एनी कॉस्ट क्या हो वो चेंज हो जाना चाहिए। मतलब 5 साल के बाद आपका नया पेंटोग्राफ लगा होना चाहिए आपके लोकोमोटिव में। तो ये हो गया आपका पेंटोग्राफ। तो 5 साल आप कह सकते हैं कि एक पेंटोग्राफ का आयु हो गया, मैक्सिमम 5 ईयर, जनरली 1 ईयर तक में आपका यूज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं पेंटोग्राफ को। तो ये आपका हो गया था कि मेंटेनेंस टाइम पीरियड के साथ में जो कितने समय के लिए आप लोग मेंटेनेंस करते हो या कितने समय में आपको मेंटेनेंस कर लेना चाहिए पेंटोग्राफ का, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ जो है विजुअल इंस्पेक्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करने के बाद फिर आप आराम से इसको देखिएगा। देखिए मैंने बोला कि कुछ इंस्पेक्शन जो होता है विजुअली किया जाता है ना। जैसे इंसुलेटर में अगर क्रैक आ गया होगा, स्प्रिंग में अगर क्रैक आ गया होगा, समझ रहे हैं इस बात को, या माउंटिंग केबल जो आपका था, मतलब रूफ माउंटिंग केबल था जो कि केबल से आप सप्लाई ले रहे थे, उस केबल को आपने चेक किया, तो ये सब हो गया। या फिर आप जो पेंटोग्राफ का ऊपर है, जो पेंटोग्राफ है उसका जो मूवमेंट है वो सही है या नहीं है, कुछ इस तरह से। तो ये सारा चीज़, या फिर आप कह सकते हैं जो एक्सटीरियर है किसका, बेरिंग का, बेरिंग जो लगा हुआ है उसके ऊपर पे जो आपका हाउसिंग बना हुआ है
जो कि कवर बना हुआ है उसको, या फिर बेयरिंग में लुब्रिकेशन, ये सब आपको विजुअली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको या तो आप रिप्लेस कर दीजिए, या फिर अगर वह रेक्टिफाई हो सकता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं विजुअली इंस्पेक्ट दी कार्बन स्ट्रिप। कार्बन स्ट्रिप जो होता है पेंटोग्राफ के ऊपर लगा होता है, मैंने आपको बार बार बोला है, यहाँ पे आपका कार्बन स्ट्रिप लगा रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, विजुअली चेक करेंगे फॉर थिकनेस। उसका जो थिकनेस आपने जो लगाया था क्या पहले के जैसा है, जो इंडस्ट्री का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि हम अगर मान लेते हैं कि 10 mm का थिकनेस हमने कार्बन स्ट्रिप लगाया है पेंटोग्राफ के ऊपर, तो क्या अभी भी 10 mm का ही है, या फिर फ्रिक्शन के वजह से हमारा उसका थिकनेस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, जो घिस जाना कहते हो, तो उसके वजह से ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन के वजह से थिकनेस हमारा घट गया है। अगर घट जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कार्बन में किसी तरह का कोई ब्रेक आ गया है, क्रैक आ गया है, तो उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन स्ट्रिप फॉर थिकनेस, रिप्लेस द कार्बन स्ट्रिप इफ द रिमेनिंग मटेरियल इज लेस देन द मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन। तो पहले आपने क्या किया, थिकनेस को चेक किया, कार्बन स्ट्रिप के थिकनेस को चेक किया, फिर मैंने क्या बोला, इस कार्बन स्ट्रिप को रिप्लेस कर देना है। कब, अगर मान लीजिए जो भी बचा हुआ मटेरियल, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिकमेंडेशन है कि नहीं जितना आपको रिकमेंड किया, जैसे कि 7 mm या 10 mm का अगर मैं बोलूं कि कार्बन स्ट्रिप प्रोवाइड किया गया, तो अगर 10 mm से कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। या फिर कह सकते हैं कार्बन स्ट्रिप शैल बी रिप्लेस्ड इफ क्रैक्स आर फाउंड, अगर किसी तरह का कोई क्रैक्स उसमें आ जाता है तब भी आप क्या करेंगे, कार्बन स्ट्रिप को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, चेक दी पेंटोग्राफ हेड फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जो पेंटोग्राफ है उसमें जो मूवमेंट होगा, जो स्पर्श कह सकते हैं या कांटेक्ट बनाएगा ओवरहेड कंडक्टर के साथ, उसमें हमारा फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट, चेक स्प्रिंग फॉर क्रैक्स और डैमेज। जो आपका स्प्रिंग लगा हुआ है ना, डायग्राम देखिएगा, आपको मैंने बताया था जब पेंटोग्राफ पढ़ा रहा होगा तो उस टाइम उसमें जो स्प्रिंग लगा होगा उसको भी आप चेक कीजिए कि उसमें कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं आया है, अगर है तो उसको भी आप क्या करेंगे, रिप्लेस। नेक्स्ट, क्लीन द एक्सटीरियर ऑफ द बेयरिंग असेंबली एंड पुट द लुब्रिकेंट। जो बेयरिंग है, बेयरिंग का असेंबली है जिसमें कि आप बेयरिंग को रखे हैं, उसको आप पहले देख लीजिए। आप देखने के बाद अगर लगता है आपको कि वहाँ पे लुब्रिकेंट कम है तो आप उसमें क्या करिए, लुब्रिकेंट को पुट कर दीजिए, ताकि हमारा बेहतर ऑपरेशन हो सके। किसका, पेंटोग्राफ का, मतलब ऊपर जो टच करेगा कांटेक्ट वायर में वो, और जो डाउन होगा तो वो हमारा क्या हो सके, बेहतर हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं सर, पेंटोग्राफ ट्यूब शुड बी चेक्ड फॉर क्रैक्स एंड डैमेज रिप्लेस इट इफ नेसेसरी। तो जो पेंटोग्राफ ट्यूब लगा हुआ है, ठीक ना, वह जो ट्यूब में अगर देख लीजिए, जो आर्म बोल रहे हो आप, लीवर आर्म बोल रहे हो, अपर आर्म लोअर आर्म, वो एक ट्यूब ही रहता है सर, तो वह उसको भी आप चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें क्रैक्स तो नहीं है, अगर या कोई डैमेजेस तो नहीं है। अगर लगता है आपको कि क्रैक है या डैमेज है तो उसको आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट ऑल ऑपरेटिंग सिलेंडर। जो भी हमारा सिलेंडर लगा हुआ है, जैसे एयर सिलेंडर का यूज़ कर रहे थे प्रेशर बनाने के लिए, उसको चेक कर लीजिए, और भी जो स्प्रिंग्स लगा हुआ है उसको चेक कर लीजिए, थ्रोटल वाल्व जो है वो सब को आप क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर लगता है आपको ज़रूरी है किसी तरह का कोई मतलब अगर कोई डैमेजेस फाउंड हुआ तो आप उसको क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट, चेक इंसुलेटर, इफ़ डैमेज अकर्स रिप्लेस इट। अब इंसुलेटर को भी आप चेक कर लीजिए। इंसुलेटर तो बहुत मस्ट है सर चेक करना, क्योंकि वह हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो फॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसुलेटर को आप चेक कर लीजिए, विजुअली भी देखिएगा, तो अगर उसमें किसी तरह का कोई क्रैक आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह डैमेज हो चुका है और आपको इंसुलेटर चेंज करना अनिवार्य पड़ जाएगा, मतलब आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा इंसुलेटर को चेक कीजिए, अगर किसी तरह का कोई डैमेज आता है तो उसको आप क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर, विजुअली इंस्पेक्ट ऑल रूफ माउंटेड केबल इफ़ नेसेसरी रिप्लेस इट। जो भी हमारा केबल लगा हुआ है जहाँ से कि आप करंट को कलेक्ट करते हैं सर, तो उसको भी आप क्या करें, विजुअली चेक कर लें। अगर लगता है आपको कि किसी तरह का कोई उसमें व्यवधान है या किसी तरह का कोई फॉल्ट है या डैमेजेस हो रखा है तो उसको आप क्या करें, चेंज कर दें। तो ये सब था कुछ आपको जिसको कि आपको विजुअली चेक करना पड़ता था।
किसमें, पेंटोग्राफ में, और उसको रिप्लेस करना पड़ता था। देखिए सबका एक टाइम पीरियड दिया हुआ था सर कि विद इन 92 डेज आपको क्या करना है, सबको चेक कर लेना है एक बार डेफिनेटली, है ना, उसके अंदर ही चेक करना है आपको। ऐसा नहीं कि 92 डेज के बाद चेक कर रहे हैं, तब तक में हो सकता है अगर कुछ फॉल्ट हो गया तो आपका पूरा का पूरा पेंटोग्राफ हो सकता है बर्बाद हो जाए, है ना, फिर नया लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना है, और ये हमारा था क्या, विजुअली इंस्पेक्शन कह सकते हैं कि हम उसको चेक करना, इंस्पेक्ट करना, चेक करना, वही हो गया। तो अभी अब आपका ये हो गया, मेंटेनेंस भी आपने पढ़ लिया, कितने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं वो भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने ये भी देख लिया कि कितने दिन में हम लोग कौन कौन कंपोनेंट को चेक करते हैं, क्या क्या हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये हमारा क्या था, मेंटेनेंस, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ यहीं पे आपका क्या होगा, समाप्त होगा, है ना। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी इसका बचा हुआ पार्ट होगा उसको भी पढ़ेंगे, या अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको क्लास को अटेंड करने के लिए।